क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण स्कूल का लड़का कैसे भारत की आजादी का सबसे बड़ा सिपाही और स्वतंत्रता सेनानी बन गया? एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों को उनकी ही जमीन पर ललकारा और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत माँ के सच्चे सपूत और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस अनसुनी कहानी में लेकर चलूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि एक्चुअल देशभक्ति कैसी होती है। यह कहानी आपके दिल को अवश्य छू लेगी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर रोमांच, दर्द और प्रेरणा से भरा हुआ है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक संपन्न बंगाली परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे, जो अपने 14 बच्चों में से 9वें नंबर के इस बेटे को एक बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उनकी मां प्रभावती देवी एक धार्मिक और मजबूत महिला थीं, जिन्होंने सुभाष को संस्कारों की पहली शिक्षा दी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे, लेकिन उनकी सोच अपने समकालीन बच्चों से अलग थी। जहां अन्य बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस के मन में देश के प्रति अलग ही भावना थी। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनीमाधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष चंद्र बोस के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, तो उसी समय किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। उसी दौरान 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आई साइट वीक होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाए। सुभाष चंद्र बोस ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सेवक ICS बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष चंद्र बोस ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में ICS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मॉन्टेग्यू को ICS से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी जी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणिभवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी।
इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी दी जाने लगी। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ड को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष चंद्र बोस फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष चंद्र बोस ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध रखते हैं, अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले जेल में बंदी बनाकर भेज दिया। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता के रूप में उभरकर सामने आए। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की एक इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। इसके पश्चात 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस को इसका एक सदस्य बनाया गया। इस आयोग ने भारत के भावी संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने खाकी वेशभूषा धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की थी, परंतु काफी नरमी के साथ बात की थी। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। नेताजी की जिंदगी के इस मोड़ ने उनकी सोच, उनके इरादों और उनके संघर्ष को नया रूप दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी घटना हुई जिसने सुभाष चंद्र बोस को न केवल कांग्रेस से बल्कि महात्मा गांधी के विचारों से भी अलग रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सा पल था जब नेताजी ने तय किया कि अब आजादी की लड़ाई में सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल जाएं। इस फैसले ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। लेकिन क्या ये सही था या गलती, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में खुलने वाला है एक
ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। यदि आपको हमारी यह सच्ची कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ग्रोथ को सब्सक्राइब करना न भूलें।